जय और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मोदी के नारों से बीजेपी का मुख्यालय, दिल्ली मुख्यालय इस वक्त गूंज उठा। इतनी बड़ी जीत बीजेपी को जो मिली है, हरियाणा की जीत जो है बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। तो उस जीत को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय भी दिया। इस जीत के लिए उनकी पीठ भी थपथपाई और कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमले किए। तो आज की जीत मोदी की और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है और विरोधियों को, जो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब न सिर्फ हरियाणा की जनता ने दिया है बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता ने और साथ साथ बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको जवाब दिया। तो अब हम दो टूक में आज की इस पूरी जीत को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें की उनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की जो आज की जो बड़ी बातें रहीं उन प्रधानमंत्री के संबोधन में बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया, कमल कमल कर दिया। तो उन्होंने कमाल और कमल कमल की बातें कही। कमाल कर दिया, कमल कमल कर दिया। गीता की धरती पर सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई, क्योंकि आप जानते हैं कुरुक्षेत्र को गीता की धरती कहते हैं, हरियाणा को गीता की धरती कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जो संबोधन था उसकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर का में भाजपा वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है और ये आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें, हरियाणा की जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। जीत का श्रेय उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया। हरियाणा के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज ये कहा, हरियाणा के जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी, जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। तो बीजेपी की हैट्रिक है, इसलिए हम इसको बड़ी जीत कह रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के चुनाव इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बहुत बड़ी जीत है ये। उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस समाज में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा के किसानों ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से पलटवार किया। उन्होंने कहा हरियाणा के किसान भाजपा के साथ हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बात है। उन्होंने कहा हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दिया है कि देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। हरियाणा के देशभक्त लोगों ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दिया कि देश विरोधी गतिविधि नहीं चलेगी। देशभक्त हरियाणा ने विपक्ष की देश विरोधी साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोरदार हमला किया। चुनावी नतीजों से साफ है कि कांग्रेस आज पूरी तरह से परजीवी पार्टी बन चुकी है। एक और बड़ा हमला कांग्रेस पर कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगियों के दम पर जो है वो जीतती है और इसको लेकर उन्होंने परजीवी पार्टी कहा। कांग्रेस देश की हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की हर संस्था पर कांग्रेस दाग लगाना चाहती है और यह भी कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर और खूबसूरती से खिल उठा है, जबकि ये विरोधी कहते थे कि कश्मीर में जो है खून की नदियां बहेंगी। ये प्रधानमंत्री की बड़ी बातें आज के संबोधन की। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर संविधान को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम किया गया है और इसलिए संविधान की भी जीत है। जम्मू कश्मीर की आवाम को भी उन्होंने जो है इस बात के लिए श्रेय दिया। डबल इंजन सरकार हरियाणा के विकास और गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आज की बड़ी जीत के बाद। डबल इंजन की सरकार की उन्होंने बात करी और उसको श्रेय दिया। उन्होंने कहा हरियाणा के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। हरियाणा के युवा जिस तरह से खेलकूद में लगातार नाम बटोर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा हरियाणा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भाजपा ने रोड मैप तैयार किया है। यह आज के प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में बने उसको लेकर तैयारी कर ली है। भाजपा सरकार गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गरीबों की बात करी।
और साथ साथ उन्होंने कहा हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। जैसे केंद्र की सरकार पर 10 साल बाद कोई दाग नहीं है, उसी तरह हरियाणा की सरकार पर भी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नेक नीयत और अच्छी नीति को हरियाणा के लोगों ने प्रोत्साहित किया है। तो भाजपा की नेक नीयत और अच्छी नीति को हरियाणा के लोगों ने प्रोत्साहित किया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा की नेक नीयत और अच्छी जो उन्होंने बात थी उसको उन्होंने बार बार किया और कार्यकर्ताओं की बार बार पीठ थपथपाई। तो ये प्रधानमंत्री की बड़ी बातें थी। और दो टूक में हम इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं कि आज की इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं, उसके बाद आज के जो नतीजे हैं उसको गहराई से समझने की। और सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो आपसे कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया बताया, प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में, इस वक्त हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भाजपा की बड़ी जीत पर जताया जनता का आभार। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जीत पर कहा यह भारत के संविधान और लोकतंत्र की जीत। प्रधानमंत्री ने कहा इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को सराहा, पार्टी पर विश्वास जताने वालों का किया धन्यवाद। कहा जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए जारी रहेंगे प्रयास। और 48 सीटों के साथ भाजपा की हरियाणा में हैट्रिक, शानदार प्रदर्शन कर सभी नैरेटिव और एग्जिट पोल को गलत साबित किया। गुटबाजी और नकारात्मक राजनीति कांग्रेस को ले डूबी। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनेगी सरकार। मत प्रतिशत के मामले में भाजपा ने सभी दलों को पीछे छोड़ा। सीटों के हिसाब से किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 6 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। और चुनाव से इतर आज की बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने प्रदान किए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा के विकास और विमर्श को सराहा। तो ये सुर्खियां, और जैसा कि हमने कहा दो टूक में अब हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें बताई। और आज जो है बड़ा दिन, बीजेपी के लिए बड़ा दिन। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। भले ही 2 छोटे राज्य थे लेकिन नैरेटिव के हिसाब से बड़े राज्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार हरियाणा में जवान, किसान, संविधान और पहलवान, इस तरह के तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी और कांग्रेस लगातार कह रही थी कि इस बार कांग्रेस की वापसी तय है। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में एक इतिहास बना दिया और इतिहास बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी बनाया है। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है। बीजेपी और जो है वहां विपक्ष की भूमिका में रहेगी, लेकिन एनसी और कांग्रेस मिलकर वहां सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह साफ तौर पर आज का जनादेश है। तो इसी पर आज की चर्चा करेंगे और आज की बड़ी बातों पर, प्रधानमंत्री की और आज के चुनाव नतीजों पर चर्चा करने के लिए 4 मेहमान मेरे साथ जो है फिलहाल 4 मेहमान मेरे साथ, फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मैं बता दूं मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और 1967 से वो लगातार जो है तमाम हरियाणा के चुनाव देख रहे हैं। और मेरे साथ सैयद जवाद भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आपका भी तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आज की ये जीत जो है बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में तो एक तरह का इतिहास बना है। कैसे देखते हैं इस जीत को और क्या कारण आपको लगता है, ग्राउंड पर ऐसी क्या चीज थी? सभी कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा था ऐसा हो रहा है, लेकिन वो हो गया। देखिए, जो ग्राउंड पे यथार्थ रूप में काम किए हमारी खट्टर जी की सरकार और सैनी जी की सरकार ने और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने, ये स्पष्ट किया प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कि ये विकास के लिए प्रो इनकम्बेंसी की जीत थी। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, 1,40,000 लोगों को नौकरियां मिली, परंतु
कोई नहीं कह सकता कि कोई भेदभाव हुआ हो किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी परिवार विशेष से जुड़े आधार के ऊपर मूल्य हो। पर्ची खर्ची का विषय चला गया। दूसरा सीधा सा उदाहरण, हमारी सरकार आने से पहले हरियाणा में सेक्स रेशियो यानी महिलाओं की संख्या बहुत ही स्क्यूड रेशियो था, 876 था, वो 916 हुआ। ये दो ऐसी चीजें हैं मतलब जिसपे कि कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं किसी के पास। तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं, आज सोलर एनर्जी में भारत दुनिया का लीडर बना और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका नेतृत्व भारत के पास आया और उसका हेड ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में बना। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जो भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं में, उसका केंद्र हो, तो मुझे लगता है बहुत। और 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देना, अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके आधार पर। परंतु एक बात यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए, जो समझना चाहिए कि जिस प्रकार से एक नकारात्मक राजनीति, ये यथार्थ उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जो लोकसभा चुनाव के बाद से 99 के नशे में मदहोश थे। वो उस यथार्थ को समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब जिसे वो पुरानी फिल्म का गीत था ना अशोक जी, जिसको देखो यही है वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो कांग्रेस के लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट लोकसभा में न टच करने के बाद 99 के नशे में ऐसे मदहोश थे कि दीवाने के रूप में राहुल गांधी जी बिल्कुल उनको नजर आ रहे थे। परंतु हरियाणा की जनता ने एक सकारात्मक, निर्णायक और प्रभावी जनादेश दिया है। और एक और बात साफ हो गई कि जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल था, ये पुराने एस्टैब्लिश्ड फार्मूलों के आधार के ऊपर कि हम किसान पहलवान को जाति के आधार पे ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इन दो जातियों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फिर जातियों में कुछ टकराव उत्पन्न कर लेंगे और उसके बाद अपना काम निकाल लेंगे। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और जातियां एक यथार्थ हैं, पर जातियों का सम्मान, जातियों की पहचान और जातियों का उत्थान, यह है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और कांग्रेस का लक्ष्य है जातियों में घमासान। तो सम्मान और उत्थान वाली राजनीति को घमासान वाली राजनीति से को नकारा है जनता ने और एक सकारात्मक राजनीति में दिया। और जम्मू कश्मीर में मैं कहूंगा, देखिए वो जम्मू कश्मीर जहां पर कि कभी लाल चौक पे 90 के दशक में राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां आपने देखा, आप सब लोग गए होंगे, लाल चौक के ऊपर देर रात तक चुनाव प्रचार हो रहा था। डल लेक पे कितने ही टीवी चैनल्स ने अपने कार्यक्रम किए। उससे जो बदलाव दिखाई पड़ा है, किसी भी पार्टी को कितनी भी सीट मिली हो, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में 60% वोटिंग, शम सेक्टर में 80% वोटिंग, तो मुझे लगता है कम से कम सारी पार्टियों को ईमानदारी से मोदी जी को एक बार साधुवाद जरूर देना चाहिए। किसी को कितनी भी सीट मिली हो, लोकतंत्र की शानदार और प्रभावी जीत जम्मू कश्मीर में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और मत प्रतिशत में हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। उस कांग्रेस जिसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मात्र 1-1.5 दशक पहले कश्मीर में, और हमारी कहीं कोई गिनती में नहीं मानी जाती थी कश्मीर में। इवन हरियाणा में भी न 3 में न 13 में मानी जाती थी, केवल 13 साल पहले। आपने जो जम्मू कश्मीर की बात की, तो मैं डेटा बताऊं तो कांग्रेस को करीब 6,82,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 14,62,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो कहाँ 6 लाख, कहाँ 14 लाख। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी 13,36,000 वोट मिले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट प्रति। लेकिन मैं जो हरियाणा पर एक बार फिर आता हूँ, जम्मू कश्मीर से अलग हट करके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो एक इन फाइटिंग दिख रही थी, हुड्डा वर्सेस दूसरी तरफ जो है कुमारी शैलजा, और एक तरफ हम ये देख रहे थे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला कैंप भी जो है अंदर अंदर जो है लगा हुआ था कांग्रेस की जड़ें खोदने में। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण रहा जिसने बीजेपी की जीत को आसान किया? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संरचना में यानी कॉन्फ़िगरेशन में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी है। कांग्रेस एक सत्ता प्रेरित, लीडर आधारित पार्टी। जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे
जब जब सत्ता हटती है तो कांग्रेस मछली की तरह छटपटाती है। इसीलिए आप देखिए, जब जब कांग्रेस पावर से हटती है, कांग्रेस भारी मात्रा में लीडर्स वहां छोड़ के जाते हैं या विभाजन होता है। आप 2014 के बाद की चीजों पर मैं नहीं जाना चाहता, उस पर वो कहेंगे मोदी जी अमित शाह जी की वजह से हुआ। तो बताइए 90 के दशक में जब अर्जुन सिंह, शरद पवार, एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने छोड़ा था, जीके मूपनार ने, तो क्या उस समय मोदी जी और अमित शाह जी थे? 77 के दौर में बाबू जगजीवन राम, देवराज अरस जैसे बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी थी? या 60 के दशक में निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा। यह है सत्ता आधारित पार्टी, और इसलिए वहां पे नेताओं का संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता के लिए एक दूसरे के प्रति संघर्ष उनका होना बहुत सहज और स्वाभाविक है। और हम है विचारधारा आधारित पार्टी, इसलिए हमारे और कांग्रेस के सोच में, हमारी और कांग्रेस की अप्रोच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वही डिफरेंस आज आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। मैं 2 सवाल लेकर फिर उसके बाद मैं सैयद जवाद आपके और पास एक और आऊंगा। मैं बात हाँ, कह दूं, जी, एक लाइन और कह दूं। हाँ, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, अशोक जी, कि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां से बहुत बड़े बड़े लोग होते थे और राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा नाम होता था। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को शायद ध्यान नहीं हो। आज ये कांग्रेस पार्टी बात करती है जातिगत जनगणना और पिछड़ों की, ओबीसी की बात करती है। ये जो मंडल कमीशन आया था, इसका सामाजिक न्याय से कोई वीपी सिंह का लेना देना नहीं था। ये हरियाणा की राजनीति चलते आया था। सारे दर्शक जो आपके टीवी देख रहे हो, लाखों करोड़ों दर्शक जाके चेक कर लें, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन 7 अगस्त 1990 को लागू की गई। 15 अगस्त में एक हफ्ता बाकी था। कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो अपने 15 अगस्त के पहले उद्बोधन में क्यों नहीं लागू करता? इस विषय पे बाकायदा एक पुस्तक में शरद यादव जी के द्वारा खुद का लिखा हुआ संस्मरण है कि वो इसलिए किया गया कि 9 अगस्त को देवीलाल जी की हरियाणा में रैली थी और वीपी सिंह जी को इस बात का डर था कि मेजॉरिटी एमपी छोड़ के चले जाएंगे देवीलाल जी के साथ। इसलिए शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि देवीलाल की रैली से पहले पहले अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक जाट समुदाय कहीं पर भी ओबीसी में नहीं आता था, ना उत्तर प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना वो। इसलिए वो डिवीजन पैदा करने के लिए उन्होंने 7 अगस्त को इसकी घोषणा की, क्योंकि 9 अगस्त को हरियाणा में देवीलाल जी की रैली थी। परंतु यदि आपका भाव सही नहीं होता है, भाव पवित्र नहीं होता है, तो जनता दल और वीपी सिंह जी को नहीं मिला, बहुत सारे नेता आके खड़े हो गए। आज भी आप देखिए तो हरियाणा की धरती ने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वही संदेश दिया कि गीता की धरती से न्याय का संदेश दिया, कि ईमानदारी से जो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे थे उनको आशीर्वाद दिया है देश की जनता ने। और एक अंत में कहूं, प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया, आज छठी नवरात्रि है, मां कात्यायनी का पर्व है, और वो सिंह पर आसन ग्रहण करके हाथ में कमल लिए हुए आशीर्वाद देती है। और आज हरियाणा की जनता ने तीसरी बार कमल खिलाकर जो आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है आज मां कात्यायनी का नमन और हरियाणा की जनता का आभार, दोनों का एक सुखद संयोग बना है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो लोग सोच रहे थे सुबह से, किसी को ये बात ध्यान क्यों नहीं आई कि आज माँ कात्यायनी जो है हाथ में कमल का फूल लेकर आती हैं, आज छठा दिन है। बहरहाल सुधांशु जी, एक चीज़ जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है, और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे इस साजिश में शामिल हैं। क्या ये भारत की विपक्षी पार्टी पर यह हमला आज के दिन क्यों? हाँ, मैं बताना चाहता हूं, इसी हरियाणा के चुनाव में आप याद करिए, राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कहा कि वो हरियाणा के कुछ युवकों से मिले जो टर्की और उसके रास्ते छुपते छुपाते वहां गए थे रोजगार की तलाश में। अब आप जरा गौर से सोचिए कि अगर वो लोग अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे, तो ये गैर कानूनी घुसपैठियों के साथ राहुल गांधी जी की मीटिंग किसने करवाई? या फिर ये मनगढ़ंत कहानी थी? और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 35-40 लाख रुपए उनके खर्च हुए। अरे भाई, जिसके पास 35-40 लाख रुपए होगा, मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए मिलता है, 60 लाख रुपए में आप एक ठीक ठाक छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। नहीं तो उसको एफडी कर दीजिए, तो 40-45 हजार रुपया महीना आपके पास आने पड़ेगा। आपको अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने की जरूरत नहीं है। इस ढंग की फिल्मी पटकथाओं के आधार के ऊपर भ्रम। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं फिर एक फैक्ट कर रहा हूं, आपके सारे दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। यह जातिगत जनगणना का विषय कब से आया है? एक विदेशी फाउंडेशन है, हेनरी लूसी फाउंडेशन, जिसका कि जॉर्ज सोरस के वो
ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी कनेक्शन है। इसमें एक मिस्टर क्रिस्टोफर शर्लॉट हैं जो यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बाकायदा अध्ययन किया है कि हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म कैसे बढ़ रहा है। फिर उन्होंने 2021 में कई लाख डॉलर के सपोर्ट से एक प्रोजेक्ट शुरू करने का पूरा वो दिया है, विश्लेषण दिया है कि कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना चाहिए। और अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, संयोग देखिए 2021 से पहले आपने कभी राहुल गांधी जी के मुंह से कास्ट सेंसस नहीं सुना होगा। और ये सारी बातें हवा में नहीं है, ये रशिया की मैगजीन स्पुतनिक में ये सारी बातें व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई हैं, ये कही गई हैं। और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चुनाव के दौरान बयान दिया था कि भारत में इस प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई भी अगर डॉट्स को कनेक्ट करेगा तो उसे बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की शक्तियों के साथ बैठकर भारत के अंदर, जब भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में नजर आ रहा है, आज हम चाइना से कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और छोटा छोटा डॉट देखिए, एप्पल ही की एक फैक्ट्री थी जो चाइना से भारत में आई थी, और याद करिए 2-3 साल पहले की बात है, कर्नाटक में एप्पल की फैक्ट्री में ही लूटपाट हो गई। मतलब स्ट्राइक ही नहीं हुई, लूटपाट हो गई, करोड़ों का माल जो है वो ले लिया गया उसी फैक्ट्री में जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। ये मन में क्या गहरे संदेह नहीं पैदा करता है? इसीलिए जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, इसीलिए मैंने फैक्ट के साथ बोला। और ये भारत का इकलौता चुनाव था, लोकसभा चुनाव, जब 7 समुंदर पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, यानी जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, नंद किशोर जी बहुत पुराने भारत की राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्या कोई ऐसा चुनाव आपको याद है जहां किसी विदेशी ने ओपनली कहा हो कि मैंने इतना पैसा रखा हुआ है? तो पैसा कहां खर्च हुआ होगा? ये सारी बातें सोचने की बात है। और ये शक्तियां किस प्रकार भारत को ध्वस्त करना चाहती हैं, एक और फैक्ट बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि 8,500 खटाखट देंगे, यानी हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। अशोक जी, भारत की जनसंख्या कितनी? 140 करोड़, और 4.5% पर फैमिली। जरा 140 को 4.5 से भाग करिए, 31 करोड़ आता है। यानी 31 लाख करोड़ रुपए ये कह रहे थे कि भारत सरकार बांट देगी, जबकि इसी बजट में भारत की जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, यानी भारत सरकार की कुल आमदनी क्या है? 26,80,000 करोड़। भारत की आमदनी 26,80,000 करोड़, कह रहे हैं 31 लाख करोड़ बांट देंगे। और कई जो है अशिक्षित और बेचारे भोले भाले लोग उनके प्रभाव में आ गए। वो महिलाएं, याद करिए लखनऊ और बेंगलोर का वो नजारा कि वो जाके पहुंच गई कांग्रेस कार्यालय में कि आपने तो कहा था, वो पॉन्जी स्कीम की तरह की ये फॉर्म दिखा रही है कि 8,500 खटाखट आएगा। सोचिए कैसा षड्यंत्र है। अग्निवीर को लेकर सेना को भड़काने का प्रयास करना। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव समाप्त हो गया, एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। भारत की आबादी कितनी? 140 करोड़। भारत की सेना कितनी है? सारे तीनों सेनाओं मिला के 14 से 15 लाख। और एक साल में वैकेंसी कितनी निकलती है? अगर नियुक्ति होती 14-15 हजार की थी। अगर लोग कहते हैं हम अगर बेईमानी रखना चाहते तो हम 15,000 वैकेंसी निकालते, 15,000 भर लेते। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अधिक लोग आए, ट्रेनिंग लेके जाएं, स्किल्ड हो और क्षेत्रों में काम करें। मैं पूछना चाहता हूं, 140 करोड़ की जनसंख्या को 14,000 नौकरियों के लिए उनके दिमाग में आग लगाने का प्रयास करना 0.0001% के ऊपर। सोचिए कि ये सब किस प्रकार के षड्यंत्र भारत में करने का प्रयास। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, कश्मीर में एक और बात याद करिए। आज भारत के एक वर्ग को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि न तुम गैस देखो, न टॉयलेट देखो, न मकान देखो, न आयुष्मान भारत में देखो, यानी बिजली, सड़क, पानी मत देखो, कमाई, लिखाई, स्वास्थ्य मत देखो। तुम क्या देखो? तुम कट्टरपंथी मजहबी सोच को देखो। तो आप देखिए कि कारगिल से लेके और लखनऊ और सुल्तानपुर से लेके यहां तक हिजबुल्लाह के समर्थन में सिर्फ 2 दिन पहले वो लगे। जब कश्मीर की बात होती थी, कहते कश्मीर का मामला है, यहां क्यों बोलते हो? मगर लेबनान का मामला वहां बोलो। किसी ने नहीं कहा भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है। आप सोचिए इस सोच के बारे में। और फिर एक बात कहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसको हासिल हुई है? आपको पता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा बड़ी अंतर से कौन जीता है? मोहम्मद खान जी 98,000 से जीते हैं, जिन्होंने ओपनली कहा था कि मैं नूह का बदला लेंगे अगर हमारी सरकार आ गई। लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता था? धुबरी असम की सीट 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते थे, राहुल गांधी के 3 गुने ज्यादा बड़े अंतर से। जबकि कोई असम में जाए तो वहां पर प्रचलित धारणा है कि धुबरी बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा सेंटर है। बस अब ये अपने आप में। और इसी चुनाव में शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा था कि मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, क्यों लिखा था भाई?
यह अब एकमात्र चुनाव था जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि बिल्कुल जो एनसीपी कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही है, वो सही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, राहुल गांधी की तारीफ की। मुझे लगता है हमारे जो विद्वान लोग बैठे हैं, कोई एक ऐसा चुनाव बता दे जहां प्रकट रूप में विदेश से इस प्रकार की घटनाएं होती दिखाई पड़ी हो। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो अक्षरशः तथ्य है, तथ्यों की कसौटी पर एकदम खरा है। जितने मैंने फैक्ट्स बोले, कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है। ओके, आपने फैक्ट बोले, दर्शक जाके चेक कर सकता है। सही जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, जो फैक्ट बोले दर्शक जाके चेक कर सकता है। एक बात जो है, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बांटने की, समाज को बांटने की, अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि राहुल गांधी तो बाकायदा किसी दलित के घर गए। बहुत अच्छी बात है, दलित के घर जाना चाहिए, खाना भी खाना चाहिए, लेकिन वो बता रहे थे कि दलित का खाना कैसा होता है किसी को पता ही नहीं। वहाँ बता रहे थे तूर दाल बन रही है, चने की सब्जी बन रही है, वहाँ पर जो है वो बता रहे थे दलितों का खाना है, बैगन की भाजी बन रही है। लेकिन बैगन की भाजी तो हम भी खाते हैं, तूर दाल हम भी खाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो अब खाने को भी दलितों के और जाति के आधार पर बांटने की सोच, क्या समाज को बांटने की सोच नहीं है? जी अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और अभी आपके सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और पहले तो सुधांशु भाई को मुबारकबाद, भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद। उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, हरियाणा में सरकार आई, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक शेर पे शुरुआत करता हूँ कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, कुत्ते फिर क्या लड़ेंगे जो घुटनों की बल चलेंगे। अभी तक हम अपना हौसला नहीं हारे, अपना इरादा नहीं हारे, अपनी नीयत नहीं हारे, लोगों की आवाज नहीं हारे और उम्मीद नहीं हारे। और डट कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है वो करा जाता रहेगा। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ जवाब देगा। अब सिलसिलेवार तरीके से सुधांशु भाई ने कई उठाए, कास्ट सेंसस को लेकर के भी बड़ी बात कही। कास्ट सेंसस के साथ उस वक्त नीतीश कुमार जी भी साथ में, और सबसे पहले बिहार के अंदर जो है उन्होंने समर्थन करा इस चीज को। आज अलायंस में है, साथ में बैसाखियों पर है सरकार में। पूछिए कि विरोध करते हैं या नहीं करते। पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई और इसी देश के अंदर जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे गए। वो क्या था फिर? अगर यही बात थी कि अभी आपने कहा कि 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं, तो उसी अखबार से बताया जा रहा था कि कैसे मिलेंगे 8,000 रुपए पर मंथ, जब 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को राइट ऑफ हो सकता है, तो गरीबों के खाते में, उन महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए सुधांशु भाई जा सकती है। चौथी सबसे बड़ी बात, आपने मामन खान का जिक्र कर दिया, सबसे बड़ी जीत जो है मामन खान की हुई है। फिर आप आसाम के अंदर पहुंच गए, जिक्र कर दिया कि सबसे बड़ी राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी जी की जीत जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा बड़ी जीत हुई थी वोटों। तो इस तुलना के आधार पर आप क्या कहेंगे? चौथी सबसे बड़ी बात, आपने जो है कहा कि जो है पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। राहुल जी कभी पाकिस्तान नहीं गए। नहीं, पाकिस्तान का समर्थन नहीं, पाकिस्तान से समर्थन आता है, उन्होंने ये कहा। हाँ, मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात जानिए। पाकिस्तान से समर्थन पाते हैं, ये आता है समर्थन करते हैं। नहीं, अरे आप समर्थन तो आप तो आईएसआई को बुला लेते हैं यहाँ पर जब पठानकोट होता है। आपने तो शायद जो है लालकृष्ण आडवाणी जी का आशीर्वाद लिया होगा। आपके राजनीतिक गुरु भी रहे होंगे, बहुत से लोगों के रहे हुए हैं। जब वो जीना की मजार पर जाकर कसीदे पढ़ करके आ सकते हैं, तो हम इससे ज्यादा तवक्को भी नहीं रख सकते। आपकी जीत जरूर हुई है, लेकिन जो नैरेटिव जो आप चलाने की कोशिश करते हैं उसको भी तथ्यात्मक रूप से रखा करिए। आप बहुत अच्छे वक्त हैं, सीनियर है, राज्यसभा सांसद भी है, सम्मान है आपका पार्टी के अंदर है। हम तो चाहते थे कि आप भी जो है मंत्री बने, लेकिन छोड़िए, वो फिर दूर की कौड़ी होगी। लेकिन पर्सनल नहीं ऐसी है। नहीं, मैं सुधांशु भाई का बहुत आदर सम्मान करता हूं। तो पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी जो बनेंगे वो वक्त बताएगा, उस पर पर्सनली जाने की जरूरत नहीं मुझे लगता। नहीं, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, देखिए अभी हरियाणा के परस्पेक्टिव बताओ कि मूवमेंट बना हुआ था कांग्रेस के फेवर पे, ये सब लोग जानते थे। आपके यहाँ भी डिस्कशन हो रहा था, तमाम चीजें हो। और आज भी ये सच्चाई है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर बदला नहीं जाता। जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हमने को देखा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो लोकतंत्र के अंदर नहीं समाता है कि आपने जब चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं। आपकी पार्टी, आपको पूरा इख्तियार है इस चीज को लेकर के आप चाहते हैं, जब चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, कैबिनेट बदल देते हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो दांव लगाते ना।
आप दांव लगाते और आगे लेकर के आते लोगों को, लेकिन नहीं, बहुत सी चीजें। अंदरूनी कलह की बात करी गई, अभी आपने भी उठाई अंदरूनी कलह, तो अनिल विज साहब से पूछ लीजिए कि कितनी थी या नहीं थी। हम इस चीज को नहीं करें, लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। आपने अपना जो है सब तंत्र लगाया, चीजें लगाई, यहाँ पर लोगों ने भी अपना नैरेटिव ओके। बनाया, परसेप्शन बनाया, सही है कोई जवाब। बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ एक चीजों के ऊपर जातीय जनगणना इस देश की सच्चाई है और जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। ओके। इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति ऐसी हो जाएगी। ओके। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज भी महंगाई है इस देश के अंदर, उसको मानने को तैयार नहीं होते। आज क्या डॉलर और रुपए का कंपैरिजन हम तो कर नहीं रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आज भी अगर सुधांशु भाई, आप तो इकोनॉमी समझते भी हैं, जानते भी, आज भी डॉलर रुपए का कंपैरिजन कर लिया और आज भी अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएंगे। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सही है जवाब, सही है जवाब, एक मिनट, सही है जवाब, एक मिनट, सही है जवाब, एक मिनट, एक एक करके नहीं, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके, एक एक सुनिए ना, एक एक करके मैं चीजें जो आपने उठाई उस पर भी आते हैं, लेकिन मैं एक सवाल जल्दी से आपसे, फिर सुधांशु जी रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने कहा गिरते हैं शेर सवारी महल, बिल्कुल ठीक बात है, और चुनाव में हार जीत होती रहती है, और आपने कहा मैदान छोड़कर जो है हम भागते नहीं, डटे हुए, बिल्कुल डटे रहना चाहिए, विपक्ष का काम यही है कि डटा रहे। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं सुबह से? कोई जानकारी आपको हो तो हमारे दर्शकों को भी बताइए। आप लोग तो खोजी पत्रकार भी हैं। नहीं सर, मैं तो आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, हमने जितनी खोज की उसके अनुसार तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी हमारी खोज जारी है, लेकिन मुझे लगा कि आप ज्यादा करीब है उनके, तो शायद आप बता पाएंगे राहुल गांधी क्या देश में ही है कि विदेश चले गए। नहीं, आपने कहा था व्यक्तिगत ना हुआ जाए तो बेहतर। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है ये, बिल्कुल ये व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, वो विपक्ष के नेता है सर, वो विपक्ष के नेता है, और जब कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, विपक्षी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके कोई नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो हार के हो जीत के हो, और उसके नेता जो है नजर ना आए, तो फिर ये सवाल स्वाभाविक उठता है, व्यक्तिगत रूप से कहीं भी जाए। लेकिन आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, आज के दिन उनका नहीं नजर आना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो इसमें आपत्ति क्या है? आप ठीक है, चलिए, आपको ठीक है, अगर आपको आपत्ति नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपसे पूछा क्योंकि आपने कहा हम डटे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा राहुल जी कहां डटे हुए हैं इस वक्त, कहां डटे हुए हैं, कहां उन्होंने जो है इस वक्त अंगद के पांव जमा रखे। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते और आपको व्यक्तिगत लगता है तो मैं नहीं पूछता। सुधांशु जी रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, सैयद जवाद साहब ने एक शेर कहा था, तो मैं भी इनको पहले एक शेर से शुरुआत करके फिर जवाब देता हूँ कि जो इस समय राहुल गांधी जी जिस प्रकार के आरोप और बहुत ही उत्तेजना आवेग में आकर मोदी जी के बारे में बोलते थे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। मोदी जी की तरफ से कहना चाहूँगा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वो 99 की मंजिल में बहुत खुश हो गए थे, और मोदी जी ने बताया कि वो कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। और आगे एक और लाइन है जवाद साहब, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो मुझे लगता है वो यथार्थ आज दुनिया के सामने है, वो साफ दिखाई पड़ रहा, उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अब बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, फैक्ट यह है कि इसी जुलाई के महीने में 22 लाख ईपीएफओ अकाउंट जुड़े हैं, जो पिछले कई साल का सबसे बड़ा, 22 लाख इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसका मतलब 22 लाख लोग ऐसे बने जिन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि कटानी शुरू की, और उनका कोई एम्प्लॉयर भी है जो उसमें पैसा डाल रहा है। अब यह बात तो हवा में नहीं हो सकती। और अगर राहुल गांधी जी ने जो डंकी फिल्म की स्टोरी ऐसी बतानी शुरू की कि हरियाणा में इतने बुरे हालात थे कि लोग टर्की सीरिया होते हुए अमेरिका गए, तो महोदय केवल 7-8 महीने पहले तो राजस्थान में सरकार थी जहां उनके हिसाब से रोजगार का स्वर्ग था। तो हरियाणा से वो राजस्थान नहीं आए रोजगार की तलाश में, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया होते हुए अमेरिका चले गए 35-40 लाख रुपए खर्च करके। सैयद जवाद साहब, आपको ये बात गले उतरती है? मुझे लगता है इतनी अपरिपक्व और बचकानी फिल्मी कहानियां सुनाकर कोई ये सोचे कि मैं जनता को भरमा लूंगा, मुझे लगता है कि वो बहुत उचित नहीं है। और एक पॉइंट मैं और कह दूं, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है। देखिए, जो मुद्दे को लेकर आंदोलन होते हैं ना,
कोई कुछ भी कहे कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, सबका लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति होता है। केजरीवाल जी भी यही कहते थे, मैं गैर राजनीतिक आंदोलन हूं, मगर जाके कट 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 इधर झटका दिया उधर। पहलवानों के आंदोलन में क्या हुआ भाई? कांग्रेस पार्टी ने बहुत जात बिरादरी का मुद्दा बनाना चाहा, साफ हो गया। पहले कहा गैर राजनीतिक आंदोलन, फिर राजनीतिक पार्टी का समर्थन, और फिर सीधे राजनीतिक पार्टी के पाले में जाके बैठ जाना, बाकी पहलवानों को झटका देकर। ठीक है, वो लोग बड़े कुशल खिलाड़ी साबित हुए और अंततः वो एक सत्ता में स्थान पाने में सफल रहे। साक्षी मलिक वगैरह ने बोला कि इससे इस प्रकार के आंदोलनों की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। यही सेम मैकेनिज्म केजरीवाल के आंदोलन में रहा, यही वीपी सिंह के साथ रहा था। जो कहता है कि मैं मुद्दे को लेकर आगे बढ़ूंगा, उसके मन में छुपा हुआ केवल सत्ता प्राप्त करने का रहता। केवल जो वैचारिक आंदोलन होते हैं वो ईमानदारी से होते हैं, बाकी जो मुद्दे आधारित आंदोलन होते हैं ये दर्शकों के विचार करने का विषय है। उनके मन में भाव सत्ता प्राप्ति का होता है। एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आ रहा हूं। सही जवाब, एक मिनट रुकिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं वही सही जवाब, मैं वही सवाल उठा रहा हूं। एक मिनट, मैं वही सवाल उठा रहा हूं। सुधांशु जी, आपको नहीं लगता ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले, ठीक है चुनाव में आपको जीत मिली है, लेकिन ये मामले चुनाव से परे होते हैं। अगर महिला पहलवानों का कोई आरोप था तो इसको लेकर बीजेपी अगर टाइमली एक्ट करती तो शायद ये कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलता इतना बड़ा मुद्दा इसको बनाने का। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं यही कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ एक्ट किया। ब्रजभूषण शरण सिंह तुरंत हटाए गए, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हुआ। 3 लेवल की इंक्वायरी सेटअप हुई। पहली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, दूसरी दिल्ली पुलिस की तरफ से, और तीसरी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में। कांग्रेस ने राजनीतिक प्रयोग करने का प्रयास किया इसका, यह मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। पहलवानों का आंदोलन बिल्कुल सही है, अगर आपको लग रहा आप करिए, मगर जब आप कहते हैं कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है और अंततः आप राजनीतिक दल का समर्थन लेते हुए राजनीतिक दल के पाले में जाके बैठ जाते हैं, तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो साक्षी मलिक ने ओपनली बोला कि ऐसे आंदोलनों की विश्वसनीयता पर भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और यह मैंने कहा इकलौता उदाहरण नहीं है। अन्ना, और एक और बात समझिए, किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन के सारे प्रमुख लोग चुनाव लड़े। पंजाब में, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, पंजाब में लड़े थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, जमानत जब्त हो गई। इस हरियाणा में बहुत बड़े किसान नेता चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता बनते थे, उनके गांव में, उनके बूथ पर भाजपा जीती, वो तो एक अलग बात है। उनके बूथ के ऊपर उनको उतने वोट नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते। इसलिए मैंने कहा कि इन आंदोलनों के बारे में जरा देश की जनता को ये इकोसिस्टम क्या कहता है और हकीकत क्या होती है, इन दोनों का जो अंतर है वो अब देश की विवेकपूर्ण जनता समझने लगी है। ओके, सुधांशु जी मेरे साथ 4-5 मिनट और है, उसके बाद मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सुधांशु जी 1 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट में आपको एक सवाल और उनका हो जाए और एक सवाल मेरा, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। बोलिए, सही जवाब। सुधांशु भाई, एक शेर आपकी तरफ और है। अरे शेर शायरी आज होती रहे। अरे सुनिए ना, 1 मिनट, नहीं आप अपना शेर कहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप अपना शेर कहिए। आज मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद अपना शेर कहिए। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आज तो जलेबियों का दिन है, आप शेर व शायरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज तो जलेबियों का दिन है, जलेबी होती तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए शेर सही। नहीं, मैं सुधांशु भाई तो बड़े दानिश्वर लोगों में से भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे हैं जो सभी जगह सुने जाते हैं और दिल से पसंद भी करे जाते हैं। लेकिन सुधांशु भाई हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हैं, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते। हमारे मुद्दे वही हैं और इरादा भी वही है कि हाँ, इस देश के अंदर जातीय जनगणना हो करके रहेगी। बिल्कुल क्लियर है, साफ है। बेरोजगारी जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती रहेगी। एक चीज में तो हम कामयाब रहे, आप मानिए या ना मानिए, कि जो बेसिक मुद्दे थे चुनाव के अंदर, चाहे महंगाई हो गई, चाहे बेरोजगारी हो गई, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो गया, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, हम मेन स्ट्रीम में उन मुद्दों को लेकर के सामने आए और यहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी को विचार और विमर्श करने पर मजबूर कर दिया कि इन मुद्दों के ऊपर बात देश के अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो आपको पता कौन सी, अभी उन्होंने हिजबुल्लाह का भी जिक्र कर दिया। सुधांशु भाई इस चीज से नहीं चूके, हालांकि
आदतन और फितरतन वो ऐसे नहीं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन उनको हिजबुल्लाह बीच में डालना जरूर था इन बातों के अंदर। वो चाहते हैं कि वो ट्विस्ट देते रहने चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर चुनाव हुआ है। और आपको बता दूं, वोट शेयर जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस का इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपके साथ जिसने पार्टी ने भाई साहब गठबंधन करा, आदरणीय प्रधानमंत्री, जेजेपी का हाल देख लीजिए क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती साहबा ने आपके साथ गठबंधन करा था, उनका क्या हाल हुआ। उसके बाद आपके जो सहयोगी अभी महाराष्ट्र में थे, आपने उनका क्या हाल करा वो भी देखा। नीतीश बाबू का आप क्या हाल कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। कोई जब छुपी हुई बात नहीं है। ओके, सुधांशु जी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जवाद साहब हिजबुल्लाह का जिक्र इसलिए किया कि हिजबुल्लाह के समर्थन में कश्मीर में जस्ट 2 दिन पहले रैली हुई थी। अब दूसरी बात कहता हूं, हमारा साथ दिया उसका हाल नहीं हुआ खराब, जिसने हमें छोड़ दिया उसका हाल खराब हुआ। महबूबा मुफ्ती ने हमें छोड़ा, देखिए क्या हश्र हुआ। अकाली दल ने हमें छोड़ा, देखिए क्या हश्र हुआ। शिवसेना ने हमें छोड़ा, देखिए क्या हश्र हुआ। आज तो जेडीएस हमारे साथ है, एक दौर में जेडीएस ने हमें छोड़ा था, क्या हश्र हुआ था। तो ये तो देखिए ना, हम किसी को नहीं छोड़ते, जो हमें छोड़ता है वो किस मुकाम तक पहुंचता है वो। और मैं एक फैक्ट और आपको बता दूं, जो आपने बात करके एक करके फिर आपने बात रह गया था, आपने बड़ी अच्छी बात है अर्थव्यवस्था की भी कही। सर सही है जवाब, रुकिए एक एक करके, सही है जवाब एक रुक। हाँ सर, मेरी पूरी बात मैं हरियाणा इलेक्शन पे लाऊंगा, बताना चाहता हूं। सैयद जवाद साहब, आपने डॉलर की बात कही थी, तो आज मैं बताना चाहता हूं ये किस जमाने में आप अटके पड़े हैं। डॉलर के जमाने में, डॉलर का जमाना अब हट रहा है। जब आपकी सरकार थी तब अगर मोदी जी कहते तो सही है। आज भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो पेट्रोलियम में होता है, जो हम इस समय रशिया से कर रहे हैं और रुपी रूबल में कर रहे हैं। आप बता दीजिए, आपके दौरे हुकूमत में कभी भारत का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सचेंज रुपी रूबल में होता हो। आपको पता है सऊदी अरब ने अपना पेट्रो डॉलर का रिजर्व अब डॉलर से हटा दिया है। आपको पता है, जाके सारे दर्शकों में कोई चेक कर ले, चाइना का 2010 तक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन वो जो था बिजनेस होता था, वो 84% होता था डॉलर में। अब वो आ गया है 52% डॉलर में। और हम रुपी रूबल में 7-8 देशों के साथ बात कर रहे हैं। अमा मियां वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था कि एक बेत उसके पड़ता था तो मजनू के उसके ऊपर बेत आ जाता था। आज हम जिस परिस्थिति में दुनिया के सारे देश उखड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, चाइना की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई, तो अमेरिका में 2 बैंक जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक भी है और एक दूसरा बैंक जिसका मैं नाम भूल रहा हूं, 2 बैंक डिफॉल्टर हो गए। उसके बावजूद, और अगल बगल क्या हो रहा है पाकिस्तान में और श्रीलंका में वो छोड़िए। तो मैं फिर एक शेर कह के बात खत्म करता हूं। इस विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी जिस ढंग से देश को चला रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहूंगा साहब गौर फरमाइएगा जवाद साहब, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक खे के लाए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सैयद जवाद बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे थे और इसमें भी आपने भी कहा हम जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हरियाणा के कंटेक्स्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है जाट वोटों का आधार बनाया कांग्रेस ने, तो आपने ओबीसी और बाकी पिछड़ी जातियों को उसके लिए काट के तौर पर तैयार किया। तो जाति की राजनीति दोनों तरफ से हुई। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने ज्यादा अच्छा समीकरण बनाया, उनका समीकरण एक जाति को लेकर था। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो लोग जात की बात करते थे वो अपने मुख्यमंत्री की जात नहीं बता पाए, इसलिए सियासत की बिसात पर जनता ने उनका करामात कर दिया। अब जहां तक इन्होंने कहा जाट गैर जाट, हम कभी जात बिरादरी की बात ऐसी इस ढंग से नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलते। सिर्फ एक फैक्ट बताता हूं, केवल 1 साल पहले हमारे 3 प्रांतों के अध्यक्ष जाट थे। हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, राजस्थान में सतीश पुनिया जी थे और उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जी आज भी भाजपा के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में तो जाटों की संख्या बहुत कम है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके विषय में मैं नहीं बोलना चाहता। तो तब बहुत से लोग कहते हैं साहब आप जाट के लिए ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम सबको साथ लेके करते हैं। और एक बात मैं लाइटर और सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, बहुत जाट की बात कांग्रेस करती है। आपको पता है कि जाट रेजिमेंट भारत की सेना की बहुत गौरवशाली रेजिमेंट्स में से एक है और उसका उद्घोष वाक्य क्या है? जाट बलवान जय भगवान। और राहुल गांधी भगवान के नाम की शपथ ही नहीं लिए। कोई जाके देख ले, जो संसद में शपथ लिए अंग्रेजी में लिए, आई सोलेमनली अफर्म, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं,
मगर भगवान के नाम की फोटो यूं करके दिखाए हैं, तो क्या वो जाट बलवान के साथ होगा जिसका विश्वासी जय भगवान में नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। सुधांशु जी मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर नंदकिशोर जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद भी जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ेंगे और ये डिस्कशन जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। शुक्रिया सुधांशु जी आपका जुड़ने के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं आज का जिस बड़े दिन, आज जिस तरह से 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उन नतीजों में हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली। ये कह सकते हैं कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार, वो भी अपनी सीट बढ़ाकर, वोट शेयर बढ़ाकर जो है सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ साथ कांग्रेस के गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की सिचुएशन में, स्थिति में आ चुका है। लेकिन बीजेपी वहां वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, वोटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये जो है चुनाव जो परिणाम है उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद मैं आज के मेहमानों के साथ आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भारत के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के पास जाएगी, उसको हरियाणा के चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं है।
वो उनको हजम नहीं कर पा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे उसको सहर्ष स्वीकार हैं। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक जगह पे गड़बड़ थी, दूसरी जगह सब कुछ सही था, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके पहले हिमाचल में सब कुछ सही था, कर्नाटक में सब कुछ सही था, लोकसभा चुनाव में सब कुछ सही था जब 99 सीटें जीते। अब जहां पर कांग्रेस हारी तो वहां सब कुछ उल्टा कैसे पड़ सकता है। ये तमाम सवाल इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। मेरे साथ जो है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक हैं। 1967 से उन्होंने हरियाणा के सभी चुनाव देखे हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और मेरे साथ जो है दुष्यंत नागर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जो मेहमान जुड़े हैं उनका शुक्रिया एक बार फिर से। और डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, मैं आप ही के पास हूँ कि 1967 से आपने लगातार हरियाणा के सभी चुनाव बड़े करीब से देखे हैं। आपने कई चुनाव में जो है एक अहम भूमिका निभाई है। 2013 तक हरियाणा में बीजेपी कहीं होती नहीं थी। आज जो है 2013 के बाद कंटिन्यूसली जो है 10 साल सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार वापसी, ये क्या हरियाणा की राजनीति में हुआ है? हरियाणा का जो गठन हुआ उसके बाद, उस समय जनसंघ थी, जनता पार्टी में सब लोग मिलके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और शायद एक बार सभी सीटें हम टोटल ही लड़े हैं, परंतु बाकी हम हमेशा किसी न किसी के साथ, अधिकांश देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला और 2 बार बंसीलाल जी के साथ बीजेपी लड़ी, और भजन लाल जी भी हमारे साथ रहे थे 77 और 80 के बीच। इसलिए हरियाणा एक अलग ही टाइप का प्रांत है, जहाँ इतनी जातियों की चर्चा लोग करते हैं। हमारे यहाँ केवल 36 जाति बोलते हैं, 36 बरादरी। जातिवाद वो छुआछूत वाला नहीं है। हरियाणा का एक कल्चर है कि वहाँ वाल्मीकि समाज को भी बराबर में मान सम्मान देते, ब्राह्मण को भी उतना ही देते। इसलिए हरियाणा की तुलना बिहार, उत्तर प्रदेश की जातिवाद से हम नहीं कर सकते। हरियाणा में जो राव साहब हैं वो तो अपने आप को पिछड़ा कहें तो वो पीटने को आते थे 5-7 साल पहले तक, रेवाड़ी और अहिरवाल बेल्ट, क्योंकि हरियाणा का आदमी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। वहाँ कृषक है, व्यापारी है, और या सेनाओं में जाने का शौक़ है। जो कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया, किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों को देखा ना, उनका टारगेट क्या था, आपने इस बहस में भी आया, तीनों ही मोटा मोटा उस रूप से जाट समुदाय को लक्ष्य लेके तीनों नाम आते थे, हैं एक ही। और इतना जहर घोल दिया कुछ लोगों के जो नेता बनते हैं कि बीजेपी का कोई जाट नेता जीत ना जाए। आज भी कैप्टन अभिमन्यु हों, ओम प्रकाश धनखड़ हों, कोई भी आपका प्रमुख चेहरा या जो हमारे कृषि मंत्री थे, नहीं जीत पाया। क्यों? परंतु बाकी समाज के हमारे सब जीत जाते हैं। गुर्जर समाज से, अहीर समाज से, पंजाबी समाज से, वैश्य समाज से, और ब्राह्मण तो लगभग जितने लड़े सारे ही जीते। मैं जातिवाद पे नहीं जा रहा। खरखौदा सीट मेरे गांव के बराबर की है, जहां पहली बार शायद पूरे 67 के बाद भाजपा जीती है। क्यों? राई, सोनीपत ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर एरिया हैं। बहादुरगढ़ के अंदर पहले दिन से मालूम था कि जिसको धोखा दिया था पिछली बार हुडा साहब ने, राजेश जून जीतेगा, और अच्छे खासे वोट से। मतलब हरियाणा का कल्चर देखिए, गन्नौर से जो जीते हैं वो बीजेपी के रेबेल होते हुए पहले दिन से लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, तो 40,000 वोट से जीत रहे हैं। तो हरियाणा का कंपैरिजन, ये जो दूसरे में चाहे जवाद साहब हों, ये उत्तर प्रदेश या बिहार से होंगे, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल नागर साहब को थोड़ा हरियाणा के टच हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसलिए हरियाणा का चुनाव सारे मुख्यमंत्रियों के, एक ही परिवार, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं। आज भी भजन लाल का एक बेटा भाजपा से लड़ रहा है, दूसरा कांग्रेस से लड़ रहा है। बंसी लाल का एक ही सीट पर पोती एक जगह लड़ रही है, पोता उसी के सामने लड़ रहा है। देवीलाल का तो कमाल ही था, 4 पीढ़ियां लड़ रही हैं और अलग अलग लड़ रहे हैं, और पोता और बाबा लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला और उसका जो कैसा अजीब, जो लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, जातिवाद से ऊपर उठाने की बात करते हैं, वो एक कुनबे को एक नहीं रख पाते। और भाजपा दूसरी तरफ है, जिसका अपना परिवार, कार्यकर्ता परिवार को मानते हैं या केवल राष्ट्र हित की सोचने वाले। तो आज अपने सैनी साहब अगर बिरादरीवाज देखें तो मुश्किल से 2-2.5% मुश्किल से हरियाणा में सैनी बिरादरी होगी, परंतु मान सम्मान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने जिस हिसाब से लोगों का रात के 2-2 बजे भी बात सुनी। मनोहर लाल को भी, ये जवाद साहब थोड़ा खट्टर साहब के खिलाफ थोड़ा बोल रहे थे,
पूरा एक ही लोकसभा सीट है हरियाणा में, जिसकी 9 की 9 सीटें बीजेपी 9 की 9 जीती है और अच्छे खासे वोटों से जीती है। अगर उनको लोग पसंद ना करते हैं, उसकी ईमानदारी भी तो किसी ने प्रश्न चिन्ह, मेरे साथियों ने भी नहीं लगाया। बिना खर्ची पर्ची का उनका नारा खूब चला। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं स्वयं, मेरे दोस्त हैं 40 साल से, एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना दबंग हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उस दृष्टि से मैं भी मानता हूँ वो दबंग नहीं है, परंतु सूझबूझ से काम लेना जानते थे। हाँ, अफसरों को जो तो फिर उनको हटाना क्यों पड़ा बीजेपी को? अगर वो नैरेटिव भी तो है ना, बीजेपी को उनको बदलना पड़ा ना चुनाव से पहले। कोई 9 साढ़े 9 साल एक आदमी रह जाए, उम्र वो भी हमारी उस रेंज में थे जिस रेंज में हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि थोड़ा आउट हो जाएं, परंतु उनको कोई हटा के केंद्र के अंदर 2 प्रमुख मंत्रालय दिए। आज की तारीख में अर्बन डेवलपमेंट और बिजली जैसा विभाग दिया है, तो उनका कोई मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। उनकी हैसियत में मान सम्मान की बात नहीं कर रहा, बीजेपी को लग रहा था कि भाई उनके साथ जो है नहीं तो उनका चेहरा आगे करके जीता नहीं जा सकता। क्योंकि शिवराज जी को वहां से हटाया तो केंद्र में नहीं, शिवराज जी तो चुनाव जीत करके आए ना, तो उन्होंने विधानसभा ये भी हारे तो नहीं थे। नहीं, विधानसभा चुनाव, लेकिन यहाँ पर लग रहा था कि इनके साथ जो दिक्कत थी, इन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ जो इनके साथ जोड़ दिए गए, हरियाणा के अंदर सारे करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद और 6 महीने पहले उसको हटाना मुश्किल था, इसलिए मुख्यमंत्री बदलते समय वो अपने आप आउट हो गई। ओके, मैं आज की तारीख में आप मनोहर लाल पे कोई टीका टिप्पणी किसी ने नहीं की है। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। इसलिए कई बार क्या होता है, एक आदमी को मुझे बाहर करना है तो अशोक भी साथ में बाहर कर दिया, इतना भरता। अच्छा, चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद चारू जी और दुष्यंत जी सीधा आपके पास आऊँगा। और चारू जी, मुझे आपसे शिकायत भी है, आज चारू जी जो है बीजेपी मुख्यालय में जब भी टेलीविज़न पे आई तो उनके हाथ में जलेबी थी, जलेबियाँ खा रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि जलेबी हमें भी भिजवाइए, लेकिन उन्होंने जलेबी हमें भिजवाई नहीं, तो ये शिकायत भी है। पता नहीं दुष्यंत जी आपने जलेबी खाई नहीं खाई, क्योंकि आप थोड़ा सा आज मुझे चेहरे से लग रहा है कि आपको कुछ मिठाई खाने को मिली नहीं, लेकिन मैं आऊँगा आपके पास। हाँ, मैं आऊँगा दुष्यंत जी आपके पास। चलिए बढ़िया, मैं आऊँगा छोटे से ब्रेक के बाद, आ रहा हूँ जल्द से, बने रहिए मेरे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
चलिए दो टूक आप देख रहे हैं और आज के चुनाव नतीजों पर, हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर हम लगातार बने हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त जो है 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई है मेरे साथ, इसके अलावा सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक हैं, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, और मेरे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारू जी, सबसे पहले आपसे मैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये चुनाव जो है, आप लोग ठीक है जलेबियां खा रहे थे, लेकिन कांग्रेस को जलेबी हजम नहीं हो रही। वो कह रही है कि भाई आप लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं सुन रहा था, एक पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि भाई कोई बैटरी थी जी 99% थी, चार्ज थी, वहाँ पे बीजेपी आगे बढ़ रही थी, और बाकी जहाँ बैटरियाँ ठीक ठाक थी 60-70% थी, वहाँ कांग्रेस जो है, तो वो कह रहे हैं चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है हरियाणा में। अशोक जी नमस्ते। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि आज मैं डीडी न्यूज के स्टूडियो में नहीं हूँ। मैंने दिन में कहा था मैं स्टूडियो आऊंगी और अपने साथ एक जलेबी का बहुत बड़ा सा डब्बा लाऊंगी, हम सब मिल बांट के अपना मुंह मीठा करते हैं। लेकिन मैं अभी घर पहुंची हूँ, तो लेकिन जलेबी ड्यू रही, और मुंह मीठा मुझे अपने दुष्यंत भैया का भी कराना है। वो आज मुझे खुश नहीं लग रही, देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। अब करते हैं अब मुद्दे की बात। आप ये देखिए अशोक जी, हर बार हर हार के बाद कांग्रेस कैसे अपनी हार के ठीकरा किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहती है। हार की जिम्मेदारी सबकी है कांग्रेस की छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी से फर्क देखिए, हमारी तो बहुमत नहीं आई जम्मू कश्मीर में, हमने तो कहीं जाकर नहीं बोला ईवीएम में गड़बड़ी हुई है इसीलिए हम नहीं जीत पाए जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ना कुछ साइकोलॉजिकल परेशानी सी है कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि इस बार भी शिकायत जम्मू कश्मीर की नहीं हो रही है। जिस प्रदेश को वो हारे हैं उस प्रदेश की शिकायत कर रहे हैं, और अब जनता इसको सीरियसली नहीं लेती, तो मैं चाहूंगी कि हम भी सीरियसली ना लें। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने लिखित में जवाब दे दिया है पवन खेड़ा को, और ये सब बातें कही है। लेकिन एक फर्क और देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। आज मोदी जी भाजपा कार्यालय आए, भाजपा मुख्यालय आए, अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिले, हमें उत्साह भरा, हमारा धन्यवाद करा, और यही एक लीडर की निशानी होती है। और एक बात जरूरी है कि हम ये याद रखें, आज हमारी जीत हुई होती या हार हुई होती, दोनों हालत में मोदी जी अपने लोगों के बीच में अपने कार्यालय आए ही होते। फर्क देखिए गांधी में और मोदी जी में। कहाँ है आज राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी? उनको तो लग रहा था कि बहुत बड़ी जीत होगी, तो क्या जीत का जश्न अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाने का उनका मन नहीं करा? और अगर अनएक्सपेक्टेडली हार हो गई तो क्या हार में टूटे दिल के साथ आपने अपने कार्यकर्ताओं को अकेला ही छोड़ दिया? यहाँ होने की जरूरत ही नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन, किसी को पता नहीं है कहां पर चले गए हैं। तो ये एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये एरोगेंस, ये जरूरत ना समझना, अपनों के बीच में रहने की जरूरत ना समझना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने की ये वजह है। और हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है साफ साफ विभाजन की राजनीति को। आप कहते थे जाट भाजपा के खिलाफ है, किसान भाजपा के खिलाफ है, जवान भाजपा के खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ है, दलित खिलाफ है, आपने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी थी। भाई विभाजन तो आप करते हैं, अभी भी जातियों की बात करते हैं। ठीक है, मैं विभाजन की राजनीति पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले दुष्यंत नागर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक है, वहां पर चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन हरियाणा में आकर चुनाव आयोग जो गड़बड़ कर देता है? ये नैरेटिव क्यों, इस तरह का नैरेटिव? दुष्यंत जी इन चीजों को नहीं मानते। बड़े सुलझे हुए और बहुत ही अनुभवी नेता हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं, सबूतों के आधार पे कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी वो सारे तथ्य सबूत चुनाव आयोग को देगी। वो कोई हवाई नहीं है। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एक अपना अनुभव है चुनावों का, वो बिना आकलन के कोई बात नहीं कह रहे। और पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली ये स्टैंड लिया है, तो उनके पास में इससे संबंधित सारी जानकारी है। दूसरा, मैं मिठाई के बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राज्य जीती है, एक राज्य हारी भी है। मैच 1-1 से ड्रॉ है। ठीक है। इंडिया अलायंस को भी 48 सीटें मिली है जम्मू कश्मीर में, आपको भी 48 सीटें मिली हैं, और आपको जो 48 सीटें मिली हैं किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली हैं? ओबीसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली है। ओबीसी के नेता का, ओबीसी के भागीदारी का मुद्दा किसने उठाया? श्री राहुल गांधी ने उठाया, जिसका आपने शुरू में मजाक उड़ाया, लेकिन फिर आपने उसी को अपने संगठन में
अपनी राज्य की सरकार में उसी फॉर्मूले को लागू करके आपने ये सरकार बनाई है। तो कांग्रेस भी ये फॉर्मूला लागू कर सकती थी। कांग्रेस ने तो दलित महिला को दरकिनार कर दिया। वो आज शाम तक कहती रह गई कि भैया सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में। उन्होंने चुनाव नतीजे आने के जब पवन खेड़ा और जयराम रमेश ईवीएम चुनाव आयोग की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए पार्टी को। वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी को ओबीसी वर्ग की अनदेखी करना ही इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इसी की वजह से, कांग्रेस की इस गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हुई है। अदरवाइज देश का कोई ऐसा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं था। हर जगह कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी। हर कोई कांग्रेस की जीत की बात कर रहा था। जो भी चुनाव का गए थे सर्वेक्षण करने के लिए, चुनाव को कवर करने के लिए, हर किसी को पता था अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल है। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार परिणाम आया है। इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, उसमें सुधार भी कांग्रेस पार्टी करेगी और चुनाव आयोग के सामने उन सबूतों को भी रखेगी कि 4 दिन तक ईवीएम रखी है और बैटरी उसकी डिस्चार्ज ही नहीं हुई। 99% बैटरी है। अब मैं आपको कैसे मैजिक हो गया? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जांच होनी चाहिए। कहीं ये काला जादू तो नहीं है? अब मैं एक चीज आपके जानकारी में लाता हूं। वो ये कि मेरे पास एक ट्वीट है, वो जयराम रमेश जी का ट्वीट है। और वो ट्वीट कब का है? वो 3 जून का है। 3 जून को जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 150 डीएम को चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए 150 डीएम जो हैं उनको कॉल किया है। ठीक है, 3 जून को। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, आपके पास ऐसी जानकारी है तो हमें जानकारी दीजिए, कुछ प्रमाण दीजिए, हम इसकी जांच करवाते हैं। तो जयराम रमेश जी ने 4 हफ्ते का समय मांगा कि 4 हफ्ते में मैं प्रमाण लेकर आऊंगा। वो 4 हफ्ते के जो है, कब के 4 हफ्ते बीत गए, जयराम रमेश जी सबूत लेकर नहीं पहुंचे। तो ये जो है कि झूठ बोलो, जो मुझे तो लगता है बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को फॉलो कर रही है कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ, भाग जाओ। तो उसी तरह की चीज यहां पर भी किया। लेकिन एक मिनट, मैं आपको एक मिनट आ रहा हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये पॉइंट क्लियर करना है। क्योंकि कांग्रेस का ये नैरेटिव कैसे बिल्ड हुआ ये भी मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं सुबह से लगातार, मैं 7 बजे से लगातार लाइव कर रहा हूं। दुष्यंत जी, आप भी स्टूडियो में आए थे और सुबह से जो है सिर्फ डीडी न्यूज अकेला चैनल था जो आंकड़ों पर, सही आंकड़ों पर बना हुआ था। बाकी जो तमाम चैनल थे सुबह 8:30 बजे से, तमाम जो प्राइवेट चैनल थे उन्होंने 8:30 बजे दिखाया कि हमारे पास 90 में से 70 सीटों के आ रहे हैं। 9 बजे दिखाया कि 90 के हमारे पास जो है रुझान आ रहे हैं और 90 में 70 सीटें कांग्रेस 71 सीटें जीत रही है। और वो सारे उनके फर्जी आंकड़े थे। डीडी न्यूज अकेला ऐसा चैनल था जो चुनाव आयोग के साथ सही सटीक आंकड़ों पे बना हुआ था। और अगर सही हूं तो सिर्फ एक बार पूरे डेटा में सिर्फ एक बार ऐसा आया था कि कांग्रेस 5 से 7 सीट आगे गई थी, वरना बराबर कांटे की टक्कर चल रही थी। और उसके बाद 9-10 बजे के बाद बीजेपी लगातार आगे बढ़ गई थी। तो ये कंसिस्टेंसी जो थी चुनाव के नतीजों में, वो हमारे यहां दिख रही थी। प्राइवेट चैनल गेम खेल रहे थे और कांग्रेस ने उसी को मुद्दा बनाई कि हम तो इतने आगे चल रहे थे, अचानक कैसे पीछे हो गए। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे डेटा थे वो सही थे, क्योंकि हम डेटा में कुछ फजिंग नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। नंदकिशोर जी, आपको भी लगता है? अशोक जी, मैं भी सुबह से, क्योंकि शौक तो है ही, लगभग सभी चैनल अदल बदल के देखता रहा। जो आप ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी वाली और इलेक्शन कमीशन को ही फॉलो करना, मैं समझता हूँ दूरदर्शन के अलावा एक भी चैनल नहीं था। और इसके कारण क्या है? सट्टा बाजार में 3 दिन के अंदर 2000 करोड़ रुपया जो जिन लोगों ने 60-70 जीतती हुई दिखाई थी कांग्रेस को, वो सुबह सुबह निकलना चाह रहे थे काट के। एक सौदे कटते हैं क्योंकि थोड़ा सट्टा बाजार वालों से हम भी बातचीत करते हैं, तो वो सवेरे से ही 20-25 सीट पे रोकना चाह रहे थे। मैंने कल भी कईयों को बता दिया था तुम मरोगे, सौदे काट लेना 10-11। तो उन्होंने सबने मैनिपुलेट किया। जहाँ जहाँ पैसे से खेल हो सकता था, और वो प्राइवेट में ही हो सकता है, दूरदर्शन वालों में तो किसको कौन देगा, कौन बैठा, किसी को पता नहीं। ये सारा जो खेल हुआ, और सवेरे 10 बजे तक जितने स्टोरी थे वो अपना दाव खेल खाल के निकल गए। और कांग्रेस का जो, जिनको आजकल नेता मानते हैं, पवन खेड़ा,
शीला दीक्षित के पीछे चुपचाप बैठते थे जब हम लोग विधायक थे। इस व्यक्ति ने जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, कभी कॉरपोरेशन का या वार्ड का चुनाव जीत नहीं सकते, पर दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस के सारे ही नेता ऐसे हैं जो मेरे इनमें कांग्रेस का जिनसे कोई लेना ही देना नहीं रहा, और कांग्रेस के जो लोग अच्छे थे वो घरों में बैठे। चलिए, तो कुल मिलाकर फजिंग हो रही थी और उसको एक आधार बनाने का मुझे लगता है चारों कभी बैटरी के, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का, बैटरी के चार्ज और उससे क्या लेना देना। थोड़ा स्लो वाला तो कह सकते हैं, तो स्लो तो अभी तक काउंटिंग है J&K की सबसे लास्ट। हाँ, सही है जवाब। फिर उसके बाद 4 रुपए गया और उसके बाद मुझे लगता है इस मुद्दे पर, हाँ दुष्यंत जी आप भी रिस्पॉन्ड कर, मैं आता हूँ। हाँ जी, सही है जवाब। मैं बहुत गंभीर विषय उठाना चाह रहा हूँ, और इस बात से ये चीज तो सिद्ध होती है कि अभी जो बात कही, बाकायदा GVL नरसिम्हा राव ने एक किताब भी लिखी, और आपको याद होगा EVM पे लिखी। सुनिए ना मेरी बात। अगर आप डिटेल में, अगर आप इतिहास में जाना चाहेंगे ना सर, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, GVL नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, बिल्कुल सही बात है। लाल कृष्ण अडवाणी ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद बीजेपी को अकल आ गई ना, बीजेपी को समझ आया। और मैं ये भी आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने बाकायदा सभी राजनीतिक, सुनिए मेरी पूरी बात, मैं कह रहा हूं अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। जब भविष्य की बात बता रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। चुनाव आयोग ने जब कहा था कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, क्यों नहीं पहुंचे थे आप लोग? बड़े जो कलाकार बनते हो, जाके हैक करके दिखा देते। सुनिए, आप थोड़ा सा सब्र कर लिए। नहीं, तो अभी भी कह दीजिए ना कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। आपको एक चीज और बता दो। हाँ बताइए। अभी इजराइल ने एक बड़ा कारनामा करके साफ दिखाया, वो था पेजर ब्लास्ट वाला, और गाड़ी हैक करके दिखाई थी। आपकी गाड़ी हैक हो सकती मोबाइल से, आपको पता है, बाकायदा एप्लीकेशन है। टेक्निकली सब कुछ पॉसिबल है। किसने इंट्रोड्यूस की थी? 83 के इलेक्शन में ईवीएम मशीन दिल्ली कैंट में यूज हुई, नई दिल्ली में। किसने की थी? मैं ईवीएम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, डेमोन्स्ट्रेशन दी। सुनिए ना, आप लोग सुनिए, 1 मिनट। सही है जवाब सुनिए। अगर मेरे पास ईवीएम इतनी खराब थी तो लाए कौन था? सही है जवाब। एक आंकड़ा आपको दे दूं, 132 बार, और आप ये चेक कीजिएगा, 132 बार चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर के शक सुबह विपक्ष ने जताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 132वीं बार कहा था कि आप लोग हर बार जो है बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के आप चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और जब आपसे सबूत मांगा जाता है, एक सबूत आप पेश नहीं कर सकते। 132 बार के बाद मतलब आप कितना, 1032 बार, 2032 बार, 4000, मतलब हर बार कोई नया नैरेटिव लाइए ना। हर बार एक फूका हुआ नैरेटिव लाते हैं आप लोग। ये गोएबल्स के पिता हैं सब। फूका हुआ नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए ना। अगर आपके पास, सर आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, 132 बार जा चुके, 133वीं बार जाइए। अशोक भाई बोलने दीजिए, गुस्सा मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, विनोद भाई बता दे ईवीएम में गड़बड़ है कि नहीं कह सकते। वो एक सभ्य आदमी, सुशिक्षित आदमी। आप बाकायदा इजराइल ने इस चीज को करके दिखाया है। सर आप आज सैयद जवाद इजराइल के कितने प्रशंसक लग रहे हैं। मुझे ये भी हैरानी हो रही है, आज सैयद जवाद इजराइल के कितने बड़े प्रशंसक साबित हो रहे हैं। क्या अशोक भाई, क्या ये, अरे लाए कौन थे ईवीएम को? टेक्निकली मैं मानता हूँ सब कुछ हो सकता है। आज ईवीएम के इम्प्रूवमेंट, सुनिए ना सैयद जवाद, सुनिए ना सैयद जवाद, मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए सैयद जवाद, सुनिए ईवीएम को, सुनिए ना सैयद जवाद, सुनिए। अब चुनाव हारने के बाद रोना पीटना, सुनिए ना, सुनिए सैयद जवाद, ये राष्ट्रीय रुदाली, सुनिए ना, ये राष्ट्रीय रुदाली गैंग जो है ना, मुझे लगता है मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूं, मेरा एक सुझाव ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है हर चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय रुदाली गैंग आता है। मेरा एक सुझाव ले लीजिए। मेरा एक सुझाव है, 132 बार आप लोग चुनाव, आप लोग सुनिए ना, सुझाव ले रहा हूं, आपको सुझाव दे रहा हूं। 132 बार आप लोग कोर्ट में, अदालतों में जा चुके हैं, 133वीं बार जाइए ना। आप इजराइल का उदाहरण लेकर जाइए, आप उसके बाद नसरुल्लाह का उदाहरण लेके जाइए, आप हिजबुल्लाह का उदाहरण लेके जाइए, आप सारे उदाहरण लेकर 133 बार सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कौन आपको रोकता है? दुनिया के बड़े से बड़े वकील आपके पास हैं। आपकी पार्टी ने दुनिया के बड़े बड़े वकील जो जज बनाते हैं, उनको आपकी पार्टी ने सुप्रीम जो है राज्यसभा में भेज रखा है। आप जज बनाने वाले अपने वकील लेकर कोर्ट में जाइए, साबित कीजिए। चैनल पे आके ये जो है ना रुदाली गैंग मत बना करिए, मेरा आपको सुझाव है। क्या मेरी बात तथ्यात्मक रूप से गलत है? मेरी बात आपको तथ्यात्मक रूप से गलत लगी?
मेरी बात तथ्यात्मक रूप से गलत लगी, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। सुनिए, आप क्या नहीं सैयद जवाद, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। सैयद जवाद, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं देश की जनता, अपनी बात तो रखने दीजिए। अरे आप रखिए अशोक भाई, देश की जनता की बात अशोक जी मैं भी रखना चाह रहा हूँ इनके सामने। बार बार जो जाति गणना की बात है, देश की जनता मुझसे भी कुछ सवाल कह रही थी, कर अशोक जी मुझे रख लेने दे जावेद साहब के साथ। मुझे देश की जनता, दिल्ली की जनता बार बार पूछती है। नंद किशोर सर, मैं अपनी बात रख लूं, आप ना इत्तेफाकी जाहिर कर दीजिएगा। शुरू कर लो, ईसाई 2 करोड़ है, 2 करोड़ लोगों की जातिगत जन कर लो, कितने टाइप के हैं। मेरी बात सुनिए, इस्लाम को मानने वाले तो 16-18 करोड़, इनमें जातिगत जनगणना कर ले, उससे कोई निष्कर्ष निकलता हो तो आगे भी बढ़े। संजीदगी से सुनिएगा, सुनिए सर, संजीदगी सुनिए। मैंने इसलिए कहा तो संजीदा मुद्दा है। मैं आपको सुनिए 1.5 मिनट दे रहा हूं, 1.5 मिनट से ज्यादा मैं इस मुद्दे पे डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है ना, मैं 1.5 मिनट आपको दे रहा हूं, अपनी बात रखिए। चलिए रखिए। ठीक है। अभी मैंने इसलिए जिक्र करा कि कौन सी चीजें पॉसिबल हैं, कौन सी चीज नहीं है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था हार्डवेयर के अंदर इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती, लेकिन इजराइल ने बाकायदा इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। खड़ी हुई जो स्कूटियां बाहर खड़ी हुई थी, वहां तक ये चीजें हुई। आपका मोबाइल कब ब्लास्ट करवा दे, कब चीजें हो जाएं, कितना घातक साबित हो सकता है। सुरक्षा तो छेड़छाड़ है। और हमने जब पैगेजेस लिया या नहीं लिया, वो भी मैं इसीलिए इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि हमने पैगेजेस लिया या नहीं लिया, वो साफ बात जाहिर है। और इस किताब के अंदर बोरिस जॉनसन ने ये अपनी बात कही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जब मिलने आए, ये मेरी कही हुई बात नहीं है। हो गया, अब हो गया। सुनिए, अब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करना बंद कर दें। ठीक है, सैयद जवाद ने अपनी बात रखी। 1 मिनट चारू जी, मैं आऊंगा। सैयद जवाद ने अपनी बात रखी, अब मैं फिर सैयद जवाद ने एक प्रॉब्लम रखी। उन्होंने कहा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल। अब मैं यही कह रहा हूं, ये नैरेटिव कैसे, फेक नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। सैयद जवाद ने कहा सब कुछ पॉसिबल है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो भाई अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो फिर नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर क्यों रुक जाते? वो तो 400 सीटें ले लेते अगर सब कुछ पॉसिबल होता। और विनेश फोगाट भी ऐसे नैरेटिव बनाती है, कांग्रेस ने भी, कि भैया सब कुछ पॉसिबल था। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को कह के मुझे मेडल दिलवा देते। अगर अंतर्राष्ट्रीय संघ को कह के मेडल दिलवा सकते होते नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी जो भारत की झोली में 100 मेडल हो जाते ना, भारत की झोली में 100 मेडल हो जाते। तो ये जो नैरेटिव बनाया, और मैं फिर कह रहा हूं सैयद जवाद और सब लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, 132 बार आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और फिर याद दिला रहा हूं, आपके पास इतने धुरंधर वकील हैं जो देश के जज बनाते हैं। आप उन वकीलों को लेकर 133वीं बार सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, आपको किसने रोका है? अदालत की एक प्रक्रिया, आप जाइए, अदालत में जाइए। जब आप लोग आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ईवीएम को लेकर खटखटाइए 135 बार। 135वीं बार शपथ लगेगी, 136वीं बार शपथ लगेगी, 137वीं बार शपथ लगेगी। लेकिन जब भी आप हारेंगे, आप यही आएंगे और जनता को बरगलाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को जो है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं जिसमें सेना भी शामिल है, उनको भड़काने की कोशिश यही विपक्ष कर रहा है। और यही शर्मनाक राजनीति है, हर चुनाव हारने पर एक ही तरह का जो है फेक नैरेटिव बनाने की। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है दो टूक में। और मुझे लगता है चुनाव में हार जीत होती रहती है और पॉलिटिकल पार्टियों को डिग्निटी के साथ हार जीत को स्वीकार करना चाहिए, इसी में बड़प्पन होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो NC और कांग्रेस जीते हैं उनको भी शुक्रिया करा, उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन बीजेपी को इस तरह की शुभकामनाएं जो हैं हरियाणा में मिली, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर आई हो देर सवेर तो मैं नहीं जानता। चलिए चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई। चारू प्रज्ञा, इस पूरे नैरेटिव को लेकर और जो कुछ चल रहा है क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाह रही थी अशोक जी, सुबह से हम आज डिबेट्स पर हैं, सवेरे 7 बजे से, और बार बार यही कहा जा रहा था कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बार बार आगे दिख रही है। लेकिन मैंने अपने मोबाइल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल रखी थी और पूरे समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रुझान आ रहे थे वो टीवी चैनल्स, जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, उससे ज्यादा मिल नहीं रहे थे, क्योंकि टीवी चैनल्स तो 20, 25, 30 सीट आगे के हिसाब बता रहे थे, जो गिनती ही नहीं हुई। अगर चुनाव आयोग ने अनाउंस ही नहीं किया तो आप कैसे आगे का बता पा रहे हैं? तो बार बार बहुत सारे चैनल्स पे मैं ऐसे अपना फोन उठा के स्क्रीन दिखा रही थी, स्क्रीन दिखा के ये बता रही थी कि नहीं भाई अभी इंतजार करिए, गिनती हो रही है और अभी चांसेस बने हुए हैं, नेक टू नेक चल रहा है। एक बात तो मैं ये कहना चाह रही थी। लेकिन सैयद जवाद कह रहे हैं कि अब कुछ भी पॉसिबल है। इजराइल ने देखिए क्या कर दिया, तो इजराइल तो भारत का मित्र है, तो हो सकता है इजराइल से कोई टेक्निक हायर कर ली हो भारत ने। ये मुझे ना दुखी इस बात का होता है। पहली बात तो अशोक जी मुझे बताइए, इजराइल ने कौन से ईवीएम को हैक करके दिखा दिया? किसने भी कौन से ईवीएम को हैक करके दिखा दिया? 2018 में, और इस समय के बारे में आप भी बता रहे थे, 2018 में चुनाव आयोग ने एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को, हैकाथॉन किया और कहा कि आइए और अपने IT एक्सपर्ट्स को लेकर आइए, हैकर्स को लेकर आइए, हैक करके दिखाइए क्या ईवीएम हैकेबल है। लेकिन या तो जो लोग वहां पहुंचे वो हैक नहीं कर पाए, उसमें केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां जो बार बार झुंड बना बना के सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और वहां से मुक्की खाकर लौट कर आती हैं, ये उस हैकाथॉन में पहुंचे ही नहीं। ये फैक्ट है, ये उस हैकाथॉन में पहुंचे ही नहीं। दूसरी बात, ये बार बार कन्वीनियंस पे दूसरे लोगों को जो ब्लेम करने की आदत कांग्रेस ने कर रखी है अपनी, मुझे तो समस्या इस बात से है। आप मुझे बताइए ना, आप कितनी सीटों पर जीते हो जम्मू कश्मीर में और कितनी पर लड़े थे? केवल 6 सीटों पर आप जीत कर आए हो, वहां पर तो आप नहीं चिल्ला रहे ईवीएम क्यों नहीं चिल्ला रहे? थोड़ी होती है चीजें, फैक्ट में बात करिए। दुष्यंत जी, मैं तो बड़ा हैरान था ये देख के, मतलब मुझे तो दुष्यंत जी मैं आपके पास आपको मौका दे रहा हूँ, सुनिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। मुझे तो हैरानी हंसी इस बात पे आ रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे वो भी मेरे स्टूडियो में आकर बोल रहे थे कि ईवीएम, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा कितना, हर जगह उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन उनको लग रहा है कि वो जो है अगर ईवीएम में गड़बड़ की वजह से हार गए, नहीं तो आम आदमी पार्टी सरकार बना रही थी, वो उनकी जमानत जब्त तो ईवीएम ने करवा दी, नहीं तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सरकार बना रही थी। ऐसे फेक नैरेटिव क्यों? नहीं, बिल्कुल भी देखिए फेक नैरेटिव नहीं है। अगर पवन खेड़ा जी ने कोई विषय संज्ञान में लाया है चुनाव आयोग के और देश की मीडिया के, ठीक है, तो वहां कार्यकर्ता का फीडबैक है, कार्यकर्ता ने उनसे बताया है, उन्होंने कम्युनिकेशन इंचार्ज होने के नाते उस विषय को देश के समक्ष और चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। अब इसका यह जवाब दे देना कि वो मुख्यमंत्री के पीछे बैठा करते थे, अगर वो मुख्यमंत्री के किसी के सहायक थे, सहयोगी थे, तो वो मुख्यमंत्री भी भारत की एक सफल मुख्यमंत्री थी, और किसी के साथ में सीखना, किसी का सहायक होना कोई पाप और अपराध नहीं है। और उनको गाली देने वालों के साथ समझौता कर रहे हैं। छोड़ दीजिए सर, नंद किशोर जी।
देखिए ये तो कोई बात नहीं। विनोद जी, शीला जी को सबसे ज्यादा गाली किसने दी, उसी से आप समझौता करें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आपको, देखिए सर आप उम्र में बहुत बोले बड़ा आदर करता हूँ, आप सम्माननीय हैं। इस आधार पे किसी का आप आकलन मत करिए, मेरिट के आधार पे करिए। उन्होंने करता का कहना नहीं, दुष्यंत जी आपका नेटवर्क में, दुष्यंत जी आपके जब ईवीएम को खोला गया 99% चार्ज थी, हाँ, तो ये शक के दायरे में खड़ा करता है या नहीं, प्रश्न इतना सा है। ओके दुष्यंत जी, आपकी ना नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है और मैं एक ब्रेक के बाद तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ठीक है, अगर आप लोगों को कांग्रेस को फीडबैक मिली, कांग्रेस ने उसको लेकर के जो है चुनाव आयोग को लिख दिया, आपको शिकायत जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शिकायतें चलती रहती हैं हर बार। जो पार्टी हारती है, फिर कह रहा हूँ बीजेपी भी जब हारती थी इसी तरह से बीजेपी कहती थी, तो जो भी पार्टी हारती है वो हमेशा यही उंगली उठाती है। लेकिन मुझे इससे लगता है कि आप शिकायत करें, ये आपका अधिकार है, आप कोर्ट में जाए, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन हर चुनाव के बाद ये एरोगेंस दिखाना कि जहाँ जीत जाओ वो आपकी जीत है, वो जो है राहुल जी जननायक बन गए। मुझे आज भी याद है सुप्रिया श्रीनेत जी का 99 सीटें जीतने पर ऐसे, जब वो कांग्रेस के वार रूम में घुसी थी तो तब जननायक राहुल गांधी की जीत थी, और अब जहां हार जाएं तो वहां पे जो है वो ईवीएम गड़बड़। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें तो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो दो टुक आप देख रहे हैं, जल्दी से मेरे पास 30 सेकंड है तीनों मेरे मेहमानों के लिए। सैयद जवाद, जल्दी से 30 सेकंड, आपके इस पूरे चुनाव का आपका निचोड़, आप क्या कहेंगे इस चुनाव का निचोड़? 30 सेकंड। नहीं देखिए, चुनाव बहुत मेहनत से और बहुत ही मशक्कत से और चंद मुद्दों को उठा करके लड़ा गया। मुझे लगता है कुछ एक जगह पर, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में गुरेज नहीं रखता हूँ, कुछ एक जगह पर जो है वो मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक का जो है वह हासिल करना चाहिए। लेकिन हाँ, चुनाव पक्ष में था, इसको कहने में गुरेज नहीं। हवा पूरी कांग्रेस के पक्ष में थी और उसके बाद मुद्दों के ऊपर चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को हम इस चीज में सफल हुए कि इनको भी मुद्दों पर घसीट के लेकर के आए और बेरोजगारी की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, किसान की बात हुई, नौजवान की बात हुई, महिला की बात। ओके, चारू प्रज्ञा। चुनाव सोशल मीडिया पे रील्स बना के नहीं लड़ा जाता। चुनाव जमीन पे लड़ा जाता है, बूथ पे लड़ा जाता है, मेहनत के साथ लड़ा जाता है। शायद कांग्रेस अपनी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को जीत समझ बैठी, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जनता का, हरियाणा में भी और जम्मू और कश्मीर में भी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का। हम दिन रात परिश्रम करते हैं हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए, चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे कश्मीर की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, हम जनता के साथ खड़े। ओके, 30 सेकेंड, नंदकिशोर जी। बेरोजगारी की बात उठाने वालों से मैं इतना पूछना चाहूँगा, हरियाणा में आज 5 लाख से ज़्यादा
प्रवासी लोग उत्तराखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रांतों से आके काम कर रहे हैं। केवल कुंडली के आसपास 25,000 प्रवासी भारतीय हैं। तो क्यों है? अगर वहाँ बेरोजगारी, अगर रोजगार मिल रहा है तो लोग बाहर से आ रहे हैं। हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी को जितना रोजगार चाहिए वो नहीं मिल रहा। फैक्ट्री में काम हरियाणा का आदमी नहीं करना चाहता, कश्मीर का नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे एक ऐसा रिवाज बन गया कि मेहनत का काम नहीं करेंगे, हम केवल बैठने का काम करेंगे, व्हाइट कॉलर। चलिए, मेरे पास समय इतना है, लेकिन अंत में एक चीज जरूर कहूंगा। इस चुनाव में एक बात और जो है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए एक यू टर्न किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि पकोड़े तलना भी जो एक रोजगार है, उससे भी कमा सकते हैं, और दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए महीना पकोड़े तलकर, पकोड़े बेचकर बनाते हैं, ऐसे पकोड़े वाले हैं। तो राहुल गांधी ने कहा पकोड़े, पूरी कांग्रेस ने कहा पकोड़े तलना कौन सा रोजगार हुआ, और आज जो है राहुल गांधी कहते हैं जलेबी तलना एक रोजगार है। तो अगर जलेबी तलना रोजगार हो सकता है तो पकोड़े तलना क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को इस चुनाव में अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। जनता हर नेता को उसकी गलती का एहसास करा देती है। सभी मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकातों की इजाजत दीजिए। नमस्कार। और चलते चलते आपको छोड़ जाता हूं देश भर की कुछ खबरों के साथ।